नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे शोध प्रस्ताव या रिसर्च प्रपोजल के बारे में। शोध प्रस्ताव क्या होता है, क्यों जरूरी है, किस प्रकार से हम ये शोध प्रस्ताव तैयार करें ताकि हमारा पीएचडी में एडमिशन हो सके, या अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेने वाले हैं तो हमारा शोध प्रस्ताव रिजेक्ट ना हो। तो आज इस क्लास में हम इसके अर्थ, परिभाषा, इसके चरण कौन से हैं, यानी किस प्रकार से हम रिसर्च प्रपोजल है वो तैयार करते हैं, इसकी विशेषताएं कौन सी है, और एक एग्जाम्पल भी लेके देखेंगे लाइव किस प्रकार से हम रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं। शोध प्रारूप और शोध प्रस्ताव में अंतर क्या है, शोध प्रस्ताव, शोध प्रारूप यानी सिनॉप्सिस, थीसिस, इनमें क्या अंतर है ये भी हम जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि शोध प्रस्ताव होता क्या है, उसके बाद में जानेंगे कि ये बनता किस प्रकार से। शोध प्रस्ताव एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव का मतलब किसी के सामने किसी चीज को प्रस्तुत करना। तो एक ये विस्तृत लिखित विवरण होता है जिसमें किसी निश्चित विषय के बारे में अनुसंधान के लिए प्रस्तावना है, प्रस्तावित किया जाता है कि ये मेरा अनुसंधान है, मैं इस टॉपिक पे अनुसंधान करने वाला हूं। अर्थात शोध प्रस्ताव से तात्पर्य ऐसे प्रस्ताव से जिसमें शोधकर्ता किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी विषय को लेकर एक कार्यविधि प्रस्तुत करता है, जिसमें समय और धन का भी उल्लेख करता है। तो ये लगभग 400 से 500 शब्दों में होता है। वैसे जब कोई रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि इतने शब्दों में या इतने पृष्ठों में तैयार करके लाइए। अगर नहीं है तो मान के चलिए कि 4-5 पेज या 400-500 शब्दों में ये रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। अब ये बनता कैसे है, इसका हम लाइव एग्जांपल लेके देखेंगे कि ये किस प्रकार से हम तैयार करते हैं। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके चरण कौन कौन से हैं पे चर्चा कर लेते हैं। जब हम ये तैयार करेंगे तो इसका प्रारूप क्या होगा, शोध प्रस्ताव या अनुसंधान प्रस्ताव के प्रारूप नहीं, प्रस्ताव के चरण कौन से होंगे। तो सबसे पहले हमें अध्ययन समस्या का चयन करना पड़ेगा, अध्ययन विषय का चयन करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं शीर्षक, टॉपिक। तो इसमें क्या होता है, जैसे सिनॉप्सिस में तो क्या होता है या थीसिस के अंदर तो एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, लेकिन इसमें जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, किसी एक विषय के बारे में बताते हैं। इसमें क्या है, सरल और आसान भाषा में विषय का नाम बताया जाता है कि मैं इस विषय पे करना चाहता हूं। जैसे कोई गरीबी पे करेगा, कोई घरेलू हिंसा पे करेगा, कोई बाल श्रम पे कर लेगा, कोई नरेगा पे कर लेगा, कोई भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पे कर लेगा, कोई कोरोना के कारण महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा इस पे कर लेगा। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक लंबा चौड़ा कोई टॉपिक प्रस्तुत किया जाएगा, केवल विषय बताया जाता है जिस पर रिसर्च करना प्रस्तावित है। तो ये बहुत ही सरल, स्पष्ट और आसान भाषा में होना चाहिए, ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे जो शोध का विषय था वो था मादक द्रव्य सेवन के कारण एवं प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विशेष संदर्भ में। तो ये कितना लंबा हो गया। तो ये शोध प्रबंध का तो विषय हो सकता है, लेकिन शोध प्रस्ताव का नहीं होता है। शोध प्रस्ताव में तो हम केवल एक विषय देते हैं कि इस विषय पे मैं करना चाहता हूं, जैसे घरेलू हिंसा या भारत में स्त्रियों की स्थिति, इस कोई भी विषय हो सकता है। तो पहले चरण में हमने विषय दे दिया। दूसरे चरण में हम जो विषय से संबंधित अवधारणाएं हैं, विषय से संबंधित अवधारणाएं हैं, जैसे कि कोई बाल श्रम पे करना चाहता है या कोई करना चाहता है कि युवाओं में राजनीतिक भागीदारी के तत्व है। तो अब युवाओं में, अब युवा क्या है, युवा किसे कहते हैं। अब युवा की अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं। कोई कहता है कि 15 से 35 वर्ष का व्यक्ति है वो युवा माना जाता है, कोई कहता है 20 से 35 वर्ष का, कोई कहता है कि 15 से 45 वर्ष का युवा माना जाता है। तो अब ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जितनी भी अवधारणाओं का प्रयोग किया जाना है उसका स्पष्टीकरण इसमें किया जाता है। यानी जो विषय है, इस विषय को दूसरे चरण में हम थोड़ा विस्तार से लिखते हैं, उस विषय को स्पष्ट करते हैं। और अगर उस विषय में कोई विशिष्ट क्षेत्र है, जैसे कि घरेलू हिंसा की बात करें, तो घरेलू हिंसा में हम देखना चाहें कि जो शिक्षित महिलाएं हैं उनमें घरेलू हिंसा के कारण क्या है।
तो घरेलू हिंसा क्या हो गया, या स्त्रियों की स्थिति हो गई, और इसमें विशिष्ट क्षेत्र हो गया घरेलू हिंसा। यानी टॉपिक तो एक होगा, वो विषय होगा, लेकिन उसमें भी कुछ विशिष्टता होनी चाहिए। उस विशिष्टता का वर्णन, इस विषय का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया उसका विस्तार, और उससे संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सब को हम इसमें स्पष्ट करते हैं कि युवा से हमारा तात्पर्य 15 से 35 वर्ष के लोग हैं। तो फिर भ्रम की स्थिति नहीं रहती है, या कोई भी हो सकता है, तो उसको हम स्पष्ट करेंगे। तो दूसरे चरण में अवधारणाओं का स्पष्टीकरण हो गया। तीसरे चरण में संबंधित साहित्य या इस टॉपिक पे पहले जो रिसर्च हो चुकी है, जो अध्ययन हो चुके हैं, उसका हम समीक्षा करते हैं, उसका पुनरावलोकन करते हैं, और जिसका भी हम साहित्य का अध्ययन करते हैं उसका स्पष्ट विवरण देते हैं। जो पहले रिसर्च हो चुकी है उनके जो निष्कर्ष हैं उनको हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि इस विषय पर, घरेलू हिंसा पर पहले ये अध्ययन हो चुके हैं और उनका निष्कर्ष ये है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे रिसर्च करना बाकी है। तो इससे क्या होता है कि हम पुनरावृत्ति से बच जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो टॉपिक लेके चलते हैं उस टॉपिक पे पहले ही रिसर्च हो चुकी है। तो इन सब से बचने के लिए, और जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेते हैं तब हम परिकल्पना को और चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, और रिसर्च के दौरान कौन कौन सी परेशानी आएगी उसको भी हम समझ पा लेते हैं। तो इससे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से जो विषय के प्रति समझ है वो और ज्यादा विकसित हो जाती है। उसके बाद में हम अपने जो अध्ययन के उद्देश्य हैं, अपने अध्ययन का महत्व क्या है, इस अध्ययन की आवश्यकता क्या है, रिसर्च की आवश्यकता क्या है इस टॉपिक पे। जैसे घरेलू हिंसा, तो हम कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा की जो दिनों दिन स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है और महिलाओं पे इसके विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो इसके कारणों को खोजना बहुत ही जरूरी है, वरना हम आधी दुनिया को एक सही सम्मानजनक स्थिति में नहीं देख पाएंगे। तो इसकी आवश्यकता है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ये स्पष्ट करने हैं। आप अलग अलग चाहे तो अलग अलग टॉपिक बना सकते हो, अलग अलग पैराग्राफ है कि महत्व ये है, आवश्यकता ये और मेरे उद्देश्य ये है। तो उद्देश्य है वो आप 4-5 उद्देश्य लेके चलिए कम से कम, कि मेरे अध्ययन के उद्देश्य ये है कि कारणों को खोजना है, उनके समाधान का या निदान करने की कौन कौन से निदान हो सकते हैं। शिक्षित महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा की ज्यादा शिकार है या अशिक्षित है, ग्रामीण महिलाएं हैं या नगरीय महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं या फिर घरों पे काम करने वाली महिलाएं हैं। तो इस प्रकार हमारे 4-5 उद्देश्य होने चाहिए। फिर हम क्या है, उपकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन हम लेते हैं। तो उपकल्पना क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं उपकल्पना वाले टॉपिक पे। अगर आपको उपकल्पना के बारे में ज्यादा डिटेल से चर्चा करनी है, जानना है, तो आप वो टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ केवल रिसर्च प्रपोजल के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें 4-5 उपकल्पनाएं आपकी होनी चाहिए, जो कि स्पष्ट होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो मैं पहले ही बता चुका हूं, करना चुका है। फिर हम क्या है कि समग्र और सैंपलिंग का निर्धारण करते हैं। ये दोनों तथ्य है वो इसमें डिजाइन में आते हैं कि हमें किन विधियों का प्रयोग करना है, किन टूल्स का, उपकरणों का प्रयोग करना है, कि अध्ययन के दौरान हम किन किन उपकरणों का प्रयोग करेंगे, किन विधियों का प्रयोग करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, सैंपल साइज क्या रहेगा, कि 400 लोगों का अध्ययन करेंगे, 500 लोगों का अध्ययन करेंगे। समग्र क्या है, हम समग्र से तात्पर्य हमें किस एरिया का अध्ययन करना पड़ता है। पहले सैंपलिंग से पहले हमें एरिया बताना पड़ेगा। हम किसी एक जिले का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी एक राज्य का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी एक समुदाय का अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे कि जनजातियों से संबंधित होता है कि भील जनजाति के अंदर आधुनिकीकरण के प्रभाव, इस प्रकार से, या कोई महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी एक जिले को, एक समुदाय को, एक तहसील को, 2 गांव को या एक संभाग को समग्र के रूप में चुनते हैं। ये भी बताना पड़ेगा आपको प्रस्तावों के अंदर कि मैं इस एरिया के अंदर अध्ययन करना चाहता हूं, और इस पद्धति से मैं सैंपल इकट्ठे करूंगा और बाद में इन विधियों का प्रयोग करूंगा, इन टूल्स का प्रयोग करूंगा। तो ये चीजें पहले से ही हमें रिसर्च प्रपोजल में बतानी पड़ती है कि किन तथ्यों का, और उसमें होता है कि तथ्यों का भी प्रयोग कहां से करेंगे। अब क्या है, जो विधि है इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका हम तथ्य संकलन के लिए करते हैं। इसलिए प्रयोग करते हैं, तथ्य संकलन के लिए इसका प्रयोग
करते हैं। अब तथ्य कितने प्रकार के होते हैं? तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी फैक्ट और सेकेंडरी फैक्ट, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। तो ये भी बताना पड़ेगा कि द्वितीयक तथ्य है वो मुझे घरेलू हिंसा से संबंधित कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। तो आपको हो सकता है कहीं न्यायालय से मिल जाएं, कहीं पुलिस थानों से मिल जाएं, आरटीआई के जरिए मिल सकता है, किसी के जरिए मिल सकता है। और तो वो तो सेकेंडरी होंगे। प्राथमिक तथ्यों के लिए जैसे आपको बताना पड़ेगा, हम अभी इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि किस प्रकार से रिसर्च है वो तैयार किया जाता है, उसमें और ज्यादा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिर वर्गीकरण एवं विश्लेषण की रूपरेखा तैयार की जाती है कि हम इस मापक का प्रयोग करते हुए इनका वर्गीकरण और इनका विश्लेषण करेंगे। और अंत के अंदर क्या है, संदर्भ पुस्तकें, बिब्लियोग्राफी की सूची देनी पड़ती है कि मैंने इन बुक से रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, इन पुस्तकों का मैंने रिसर्च प्रपोजल तैयार करने में सहायता ली है। यानी जो आप अवधारणाएं स्पष्ट कर रहे हो, जो आप टॉपिक चुन रहे हो, उस टॉपिक से संबंधित 5, 7, 10 किताबें आपको पढ़नी होती है, तो उसका वर्णन हम संदर्भ पुस्तकों में करते हैं। और जो क्योंकि जो ये होता है रिसर्च प्रपोजल, ये दो चीजों के लिए होता है, एक पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए और दूसरा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। तो जब प्रोजेक्ट जब कोई विभाग, यूजीसी या कोई विश्वविद्यालय मांगता है, तब उसमें क्या देना पड़ता है, तब उसमें हमें धन का भी विवरण देना पड़ता है कि कितना समय लगेगा और कितना धन लगेगा कि मैं इस पर्टिकुलर समय में 1 वर्ष के अंदर इस एरिया में इतना पैसा खर्च करते हुए अपना रिसर्च है वो कंप्लीट करूंगा। लेकिन जब हम पीएचडी के लिए लिखते हैं तब फिर हमें समय और धन की बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि न्यूनतम 3 वर्ष होता है और अधिकतम 6 वर्ष की टाइम अवधि होती है, तो उसमें हमें समय का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। और वर्गीकरण और विश्लेषण भी आप छोड़ सकते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल का मतलब आप समझ गए होंगे, एक प्रस्ताव है जिसमें आप विषय से निर्धारण से लेकर और बताते हो कि किस प्रकार से आप किन विधियों का प्रयोग करते हुए कहां से अध्ययन है वो करेंगे। तो ये चीजें हैं आप इसमें करते हो। अब इसको तैयार कैसे करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां मैं शॉर्ट के अंदर मैंने ये चीजें बताई है, आपको इसका विस्तार से लिखना है। आपका सबसे पहला क्या होगा, पहला चरण क्या होगा कि अपने विषय का निर्धारण करना। तो अब विषय क्या हो सकता है, मैं समाजशास्त्र से हूं तो ज्यादातर मेरे जो टॉपिक्स के मैं एग्जाम्पल देता हूं वो सोशियोलॉजी के होते हैं। अगर आप राजनीति, इतिहास या भूगोल के हैं तो आपके टॉपिक्स थोड़े से अलग हो जाएंगे। तो भारत में घरेलू हिंसा ये विषय हो गया, घटते लिंगानुपात के सामाजिक प्रभाव ये विषय हो गया, बाल श्रम के प्रभाव या बाल श्रम के कारण ये विषय हो गया, नरेगा के ग्रामीण महिलाओं पे प्रभाव ये हो गया, नगरीकरण को रोकने में नरेगा की भूमिका ये एक विषय हो गया। तो इस प्रकार से किसी एक विषय का चयन करना है। तो मैं आज एग्जांपल ले रहा हूं कि भारत में घरेलू हिंसा, तो हमने निर्धारण कर लिया। अब हमें जो अवधारणाएं हैं उन सब को स्पष्ट करना होगा दूसरे चरण में। तो इसमें हमें थोड़ा सा भूमिका बनानी पड़ेगी कि घरेलू हिंसा यानी महिलाओं के खिलाफ अनेक प्रकार के अपराध होते हैं, उनमें से घरेलू हिंसा भी एक प्रमुख अपराध का प्रकार है। तो घरेलू हिंसा क्या होती है कि शारीरिक, मानसिक आदि प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित करना, किनके द्वारा, उनके परिजनों या नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। यानी मैंने यहां स्पष्ट कर दिया कि घरेलू हिंसा क्या है। तो ये वर्तमान में क्या है कि इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो इसलिए घरेलू हिंसा के कारणों को खोजना बहुत जरूरी है। तो ये इसके उद्देश्य भी हो गए, इसके आवश्यकता भी होगी। मैंने एक एक लाइन में किया, आपको 5-7 10 लाइन में ये चीजें बतानी होगी। थोड़ा डिटेल में बताना, मैं केवल एक एग्जांपल के तौर पे ये दे रहा हूं। तो पहला विषय का चयन हो गया, दूसरे में उसका स्पष्टीकरण हो गया, और उसकी फिर आवश्यकताएं हैं और उसकी महत्ता बता सकते हैं, अध्ययन के उद्देश्य बता सकते हैं। उद्देश्य है वो कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही उद्देश्य हो। तो आप चाहो तो ये जो उद्देश्य है, आवश्यकता है, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद भी बता सकते हो और पहले भी बता सकते हो। ऐसा कोई भयंकर कोई रूल नहीं है, क्योंकि हमें तो एक शोध प्रस्ताव देना है कि इस विषय पे इस तरीके से हम रिसर्च करने वाले हैं। बस आपका वो विषय है वो आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस भी विषय का आप अध्ययन करना चाहते हैं
उस विषय के बारे में ये जरूर जान लें कि उसके बारे में आपको कंटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ऐसा विषय चुन लिया जिसके बारे में कंटेंट बहुत कम है या न के बराबर है, तो फिर देखना बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि विषय के चयन करते समय कि उसकी जो कंटेंट है वो उपलब्ध होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, पूर्व जितने भी अध्ययन हुए हैं और जो भी आंकड़े हैं उससे संबंधित उनका हम अवलोकन करते हैं। जैसे कि अगर घरेलू हिंसा का जानना है तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है, उसको हम लेके देख सकते हैं कि देखो जी 2015 के अंदर 130 घरेलू हिंसा के मुकदमे दर्ज हुए थे। एक जिस एरिया में लिए हमने भी, इस जिले के अंदर 2016 के अंदर 130 मुकदमे हुए थे और अब 2022 के अंदर 330 मुकदमे दर्ज हो गए, यानी घरेलू हिंसा है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। इसमें 300% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार के हम सेकेंडरी डाटा और जो अध्ययन हुए हैं उनके निष्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं। ये एक पेज में आ जाएगा या कुछ 10-12 लाइन में ये चीजें आ जाएगी। फिर हम इसके बाद में क्या है कि उपकल्पना बनाते हैं या रिसर्च क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो उपकल्पना है वो 4-5 होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मैंने 2 उपकल्पना यहां बनाई है कि घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता है, यानी महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता मिली है तो पुरुष है वो उनसे पुरुषत्व की जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं तो उस वजह से वो उनको प्रताड़ित करते हैं। तो ये एक उपकल्पना हो गई। और या फिर कह सकते हैं कि अशिक्षित महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती है, तो ये दूसरी उपकल्पना हो गई। आप कोई भी टॉपिक लीजिए, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये नहीं ले सकते। आपके जो भी इंटरेस्टिंग का टॉपिक है उस पर आप 4, 5, 6, 7 हाइपोथेसिस बना सकते हैं और इस हाइपोथेसिस के बारे में जो टॉपिक्स बने हुए हैं उन पे और ज्यादा डिटेल से देख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, यूनिवर्स और सैंपलिंग का निर्धारण करना है भी, हम किस शहर का, किस गांव का, किस जिले का, किस तहसील का, किस एरिया का अध्ययन करने वाले हैं, उस एरिया को हमें बताना होता है। समय अवधि यहाँ पे जरूरी नहीं है। जब हम प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तब तो समय बताना जरूरी है, लेकिन पीएचडी के लिए अगर हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो समय बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सैंपलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि 2 प्रकार के डाटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी डाटा है, द्वितीयक है, वो तो हम समाचार पत्रों से, पुलिस थानों से, जो महिलाओं से संबंधित रिपोर्ट्स हैं उनसे लेंगे। और प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए हम निर्धारित कर लेते हैं कि कितने मामलों का अध्ययन कर लेंगे, कितने सैंपलिंग हम लेने वाले हैं। तो एक आइडिया बता सकते हो कि 300, 400 या ज्यादा नहीं होता, लगभग 250 से लेकर 400, 500 अधिकतम हमें सैंपल लेने होते हैं। और सैंपल में किस विधि से हम सैंपल लेंगे तो उसको हम पहले से बता देते हैं कि हमारा ये इरादा है, प्रस्तावी है वो एक प्रकार का, कि इस प्रकार से हमने प्रस्तावित है कि इस विधि से इतने सैंपलिंग हम ले सकते हैं। अगर सैंपलिंग नहीं बताओ तो आप एरिया तो जरूर आपको बताना ही बताना पड़ेगा। फिर क्या है, पद्धति का चयन करना है तो आपको बताना होगा कि साक्षात्कार विधि का प्रयोग करूंगा, प्रश्नावली विधि का प्रयोग करूंगा, जो भी आपको उपयुक्त लगे। क्योंकि अगर अशिक्षित महिलाओं का करोगे तो वहां साक्षात्कार विधि काम नहीं करेगी, सॉरी प्रश्नावली विधि काम नहीं करेगी। तो अनुसूची का कुछ भी आप जिस विधि का प्रयोग करो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि हम इस विधि का प्रयोग करते हुए करेंगे। और उपकरण है यानी जो तथ्य है वो संकलित किससे करेंगे, साक्षात्कार अनुसूची से करेंगे, अनुसूची से करेंगे, प्रश्नावली से करेंगे, किससे करेंगे तो अध्ययन पद्धति और अध्ययन उपकरण टूल्स का हमें पहले से ही बताना पड़ता है कि इस प्रकार से हम अध्ययन करना चाहेंगे। और तथ्य संकलन के बाद में किन विधियों या मापों का वर्गीकरण करते हुए या उनका प्रयोग करते हुए तथ्यों को विश्लेषित करेंगे, उनको सारणीयन किस प्रकार से करेंगे, तो ये भी आप वहां पे बता सकते हैं और बताना चाहिए। और फिर अंत के अंदर संदर्भ सूची 5, 7, 10, 12 जो चीजें आपने पढ़ी है, जो रिपोर्ट्स पढ़ी है, जो बुक्स पढ़ी है, जो पहले के रिसर्च पढ़े हैं, उनके बारे में आपको वो वहां पे सूची देनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार से हम किसी भी विषय पर रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना
पर्सन है वो छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं। लेकिन एक शिकायत मेरी आपसे ये रहती है कि आप वीडियोस को देखते नहीं हो। पहले ही कल मैंने वीडियो बनाया कि पीएचडी के लिए न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष का टाइम है। कमेंट में क्या आता है कि सर न्यूनतम कितने वर्ष चाहिए, तो मैंने उसमें बता रखा है कि 3 वर्ष है, फिर भी पूछते हो कि कितना टाइम चाहिए। तो पढ़ने तो नहीं है, यानी आपके क्वेश्चन पहले से ही आप उसको समझना नहीं चाहते हैं, तो फिर मैं उनके आंसर भी नहीं देता हूँ। तो जो सही क्वेश्चन होंगे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सभी आंसर का उत्तर है वो दे पाऊँ, आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर कर पाऊँ। तो एक रिसर्च प्रपोजल है, उसका डिजाइन है, वो कोई संस्था मांगती है, विश्वविद्यालय मांगता है, तब उसका एक फॉर्मेट भी कई बार दे दिया जाता है। क्या है, उसका फॉर्मेट भी दिया जाता है कई बार। तो एक फॉर्मेट है, ये ज्यादातर जो प्रोजेक्ट मांगे जाते हैं उनमें दिए जाते हैं। और कई बार यूनिवर्सिटी वो भी कह सकती है कि रिसर्च प्रपोजल आपको इतने शब्दों में, इस भाषा के अंदर, इस फॉन्ट का यूज करते हुए इस फॉर्मेट में देना है। तो जैसे कि ओरिजिन ऑफ प्रपोजल, ये फॉर्मेट है एक रिसर्च प्रपोजल का। तो उसमें हमें टॉपिक्स का नाम बताना पड़ता है और उसका उद्देश्य बताना पड़ता है, फिर इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। इसमें बता रखा है इसने कि एक पेज में आप रिसर्च की इंपॉर्टेंस है वो बताओगे, और वर्तमान में करंट क्या स्टेटस है उसका वो बताओगे। फिर वर्क प्लान बताओगे कि किस प्रकार से आप चीजों को करोगे, किस प्रकार से आप कार्य करोगे। फिर मेथोडोलॉजी बताओगे कि किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग करोगे, किस टूल्स का प्रयोग करोगे, सैंपलिंग में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। फिर टाइम शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी, तो ये इसमें बताने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, पीएचडी के लिए बिब्लियोग्राफी हमें देनी होती है और बजट भी इसमें बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एक फॉर्मेट होता है जो यूनिवर्सिटी है वो जारी करती है और नहीं भी कर सकती है। तो ये तो हमारे रिसर्च प्रपोजल की बात हो गई। अब बात आती है कि शोध प्रारूप यानी सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल में क्या अंतर है और थीसिस क्या होती है। देखो, हम पीएचडी में आपने एडमिशन ले लिया, रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लिया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब एडमिशन हो जाता है तो कोर्स वर्क होता है। क्या होता है, कोर्स वर्क होता है। उस कोर्स वर्क के बाद आपको सिनॉप्सिस जमा करानी पड़ती है, एक शोध प्रारूप आपको बताना पड़ता है कि मैं इस विधि से इस विषय पर, वहां पर आप, इसमें तो एक विषय बताते हैं, वहां पे आप अपना पूरा टॉपिक बताएंगे और उस टॉपिक में चेंज नहीं किया जा सकता, और उसमें फिर चेंजिंग नहीं हो सकती। ये तो प्रस्ताव है, प्रस्ताव में तो आगे पीछे चीजें हो सकती है, प्रस्ताव में कुछ चेंजिंग हो सकती है। लेकिन जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं तो एक टॉपिक को और जो क्षेत्र है, सैंपलिंग है, उनमें परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन गुंजाइश बहुत कम होती है। वो एक इसका विस्तार है, रिसर्च प्रपोजल का विस्तार है। क्या, शोध प्रारूप या सिनॉप्सिस। तो उसमें संभावना कम होती है और उसमें प्रत्येक चीज को बताया जाता है कि इस विधि का ही प्रयोग किया जाएगा, दूसरे का नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा डिटेल में होता है, ये 5-7 पेज में होती है रिसर्च प्रपोजल ज्यादा से ज्यादा, और जो सिनॉप्सिस हम तैयार करते हैं वो 20 से 25 पेज में हम कर सकते हैं, और जो थीसिस तैयार करते हैं हम वो 200 से 220 या 150 भी कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, उसका कोई वैसे बंदिश नहीं होती है। तो कल हम चर्चा करेंगे कि सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं, शोध प्रारूप कैसे क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन किस प्रकार से बनाते हैं, और फिर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि थीसिस किस प्रकार से लिखी जाती है, कौन से फॉन्ट का यूज करना पड़ता है, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, पेपर किस प्रकार का होना चाहिए, कहाँ हम छूट ले सकते हैं, कहाँ हमें नियमों का सख्ती से पालन करना होता है, वो सब हम चर्चा करेंगे। और रिसर्च का विषय क्या होना चाहिए, ये तो विषय हो गया, उसमें टॉपिक क्या होना चाहिए और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपकी क्लास, आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। अगर आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही मददगार ये क्लास रहने वाली है। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।